हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज मैं आप सभी के लिए 12th केमिस्ट्री का बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। यदि आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन सारे सवालों को याद कर लीजिएगा। अगर आप इन सारे सवालों को याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है अथवा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है। आपके ऑप्शन है ए फलक केंद्रित घनीय जालक में, बी अंतः केंद्रित घनीय जालक में, सी सरल घनीय जालक में, डी तृणताक्ष क्रिस्टल में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फलक केंद्रित घनीय जालक में। आपका अगला सवाल है, ब्रैग समीकरण है। ऑप्शन है ए एन लेमडा बराबर डी साइन थीटा, बी एन बराबर 2d साइन थीटा, सी एन लेमडा बराबर 2d, डी एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। आपका अगला सवाल है, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व। ऑप्शन है ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी शून्य हो जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना क्या होती है। ऑप्शन है ए SCC, बी FCC, सी BCC, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी BCC। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी क्वार्ट्ज ग्लास, सी क्रोम एलम, डी सिलिकॉन कार्बाइड। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्वार्ट्ज ग्लास। आपका अगला सवाल है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 12। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। आपका अगला सवाल है, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। घोल यानी कि विलायक और यहाँ पे घुल्य पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, विलेय। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं।
यहाँ पे घोलक को विलायक कहेंगे और घुले को विलेय कहेंगे। तो 1 केजी यहाँ पे पूछा है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोल लता। अगर यहाँ पे 1 लीटर में पूछता, घोलक के 1 लीटर में उपस्थित घुले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, अगर इस तरीके से क्वेश्चन रहता तो यहाँ पे मोल लता नहीं होता, यहाँ पे मोलरता हो जाता। क्या हो जाता? मोलरता हो जाता। लेकिन यहाँ पे केजी में पूछा है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोल लता। घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोल लता कहते हैं। आपका अगला सवाल है, समुद्री जल का परासरणी दाब लगभग कितना होता है? ऑप्शन है ए 40 ATM, बी 30 ATM, सी 20 ATM, डी 10 ATM। आपका राइट आंसर हो जा ऑप्शन बी 30 ATM। समुद्री जल का परासरणी दाब लगभग 30 ATM होता है। आपका अगला सवाल है, परासरणी दाब बढ़ता है जब? परासरणी दाब बढ़ता है जब ऑप्शन है ए तापक्रम बढ़ता है, बी तापक्रम घटता है, सी आयतन बढ़ता है, डी आयतन घटता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तापक्रम बढ़ता है। परासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? ऑप्शन है ए लेमार्क ने, बी ओस्टवाल्ड ने, सी फैराडे ने, डी आर्हीनियस ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फैराडे ने। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने दिए थे, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। आपका अगला सवाल है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है ए 3, बी 1, सी 4, डी 8। यहाँ पे क्या पूछा है? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर 3 हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? ऑप्शन है ए 3, बी 6, सी 9, डी 12। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। एक अष्टफलक रिक्ति 6 गोलों से घिरी होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा कि ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सारे सवालों को याद नहीं करते हैं तो आपको एग्ज़ाम के बाद बहुत ही पछताना पड़ेगा। इसलिए आपको ये सारे सवाल याद ही कर लेना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? ऑप्शन है ए विभिन्न दिशाओं में समान गुण, बी सुस्पष्ट द्रव्यनांक, सी निश्चित ज्यामितीय आकृति, डी उच्च अंतराण्विक बल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विभिन्न दिशाओं में समान गुण। आपका अगला सवाल है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B/C के लिए दर है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। ऑप्शन है ए उत्क्रमणीय, बी अनुत्क्रमणीय, सी बहुलीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुत्क्रमणीय। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया
अनुत्क्रमणीय है और भौतिक अधिशोषण अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आपका अगला सवाल है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी अनेक, डी 0। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1। आपका अगला सवाल है, तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ऑप्शन है ए PbO2, बी MnO2, सी Ni, डी CrO2। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निकेल, Ni यानी कि निकेल। आपका अगला सवाल है, दूध एक उदाहरण है। दूध एक उदाहरण है। ऑप्शन है ए जैल का, बी सॉल का, सी निलंबन का, डी पायस का। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पायस का। दूध पायस का उदाहरण है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल नहीं है? ऑप्शन है ए जल, बी दूध, सी गोंद, डी धुआं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल। जल जो है वह कोलाइड घोल नहीं है, बाकी ये तीनों कोलाइड घोल है। चलिए आपका अगला सवाल है, तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए जियोलाइट, बी मिसेल, सी आयतन, डी इमल्सन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इमल्सन। आपका अगला सवाल है, उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ऑप्शन है ए सीले, बी प्रिस्टले, सी लेवोसिए, डी बर्जीलियस। उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक बर्जीलियस था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। ऑप्शन है ए कक्ष ताप पर, बी उच्च ताप पर, सी किसी भी ताप पर, डी अति निम्न ताप पर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कक्ष ताप पर। आपका अगला सवाल है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन है ए ऊष्माशोषी, बी पृष्ठीय घटना, सी ऑक्सीकरण, डी अवकरण। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पृष्ठीय घटना। अधिशोषण की क्रिया पृष्ठीय घटना होती है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? ऑप्शन है ए जिंक ब्लेंड, बी कैलेमाइन, सी जिंकाइट, डी बॉक्साइट। तो देखिए यहाँ पे जिंक ब्लेंड, ये भी जिंक का ही अयस्क है, कैलेमाइन भी जिंक का अयस्क है और जिंकाइट भी। यहाँ पे जिंक का अयस्क कौन नहीं है? बॉक्साइट नहीं है। ये किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बॉक्साइट। यहाँ पे जिंक का अयस्क नहीं पूछा है। अगर जिंक का अयस्क पूछता तो ये तीनों होता, लेकिन यहाँ पे जिंक का अयस्क नहीं पूछा है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा बॉक्साइट। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए सभी अयस्क खनिज होते हैं, बी सभी खनिज अयस्क होते हैं, सी सभी क्षार भस्म नहीं हैं, डी
इनमें से सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी अयस्क खनिज होते हैं। कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं। आपका अगला सवाल है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए अयस्क, बी गैंग, सी स्लैग, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अयस्क। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कॉपर का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन है ए कॉपर पाइराइट, बी कॉपर ग्लास, सी गेलेना, डी सिडेराइट। कॉपर का मुख्य अयस्क जो है वह कॉपर ग्लास होता है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर ग्लास होता है। चलिए आपका अगला सवाल है, जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? ऑप्शन है ए गुरुत्व पृथक्करण विधि से, बी चुंबकीय पृथक्करण विधि से, सी फेन उत्प्लावन विधि से, डी इनमें से कोई विधि से नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फेन उत्प्लावन विधि से। आपका अगला सवाल है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए फ्लक्स, बी गैंग, सी स्लैग, डी मिश्र धातु। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। आपका राइट आंसर बी होगा, बी। आपका अगला सवाल है, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है? कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है? इसका तो जवाब आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब तो बच्चे भी जानते हैं कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। CuFeS2 होता है। क्या होता है? CuFeS2। कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन है ए बॉक्साइट, बी हेमेटाइट, सी डोलोमाइट, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। आपका अगला सवाल है, मैलेकाइट अयस्क है। ऑप्शन है ए लोहा, बी कॉपर, सी सिल्वर, डी जिंक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉपर। मैलेकाइट किसका अयस्क है? तो कॉपर का है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी एल्यूमिनियम, डी लोहा। एफी लोहा, लोहा का सूत्र है। एल एल्यूमिनियम का, और Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम। ये तो आप लोग को याद ही होगा। क्योंकि सूत्र याद रखना तो बहुत ही ज़रूरी है। 12th में सूत्र याद रखना तो बहुत ही ज़रूरी है। आपका अगला सवाल है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। आपका अगला सवाल है, सिनेबार कहा जाता है। ऑप्शन है ए HGS, बी PBS, सी ZNS, डी H2S।
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए HGS। सिनेबार HGS को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है। ऑप्शन है ए AU, B PB, C Fe, D Cr। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी Cr, क्रोमियम। एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा कौन निष्कर्षित होता है? क्रोमियम निष्कर्षित होता है। आपका अगला सवाल है, गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है? ऑप्शन है ए स्लैग, बी खनिज, गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है? ऑप्शन है ए स्लैग, बी खनिज, सी अयस्क, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्लैग। गैंग और फ्लक्स मिलकर गैंग और फ्लक्स मिलकर स्लैग बनाता है। आपका अगला सवाल है, रक्त पर आवेश पाया जाता है। ऑप्शन है ए 0, बी ऋणात्मक, सी धनात्मक, डी गैस में द्रव। रक्त पर आवेश ऋणात्मक पाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, फैराडे का प्रथम नियम क्या है? ऑप्शन है ए E बराबर MCQ, बी M बराबर ECT, सी E बराबर HV, डी PV बराबर NRT। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी M बराबर ECT। फैराडे का प्रथम नियम M बराबर ECT है। आपका अगला सवाल है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या है? ऑप्शन है ए ग्राम, बी ग्राम प्रति एम्पियर, सी ग्राम प्रति कूलॉम, डी कूलॉम प्रति ग्राम। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्राम प्रति कूलॉम। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक ग्राम प्रति कूलॉम है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चालकता की इकाई है। चालकता की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त क्या होता है? ऑप्शन है ए Na, बी Cl2, सी H2, डी O2। क्वेश्चन है, NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर क्या मुक्त होगा? H2 मुक्त होगा। आपका अगला सवाल है, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है ए सक्रिय द्रव्यमान पर, बी अनुभार पर, सी परमाणु भार पर, डी तुल्यांक भार पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सक्रिय द्रव्यमान पर। अगला सवाल है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, ऑप्शन है ए अभिक्रिया वेग कम करता है, बी अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, सी अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे वेग अगर निगेटिव रहेगा तो यहाँ पे अभिक्रिया की वेग को घटाएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो अभिक्रिया की वेग को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
ये अभिक्रिया की वेग को घटाता भी है और बढ़ाता भी है। आपका अगला सवाल है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन है ए प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर, बी तापक्रम पर, सी दाब पर, डी इनमें से सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के की इकाई होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के की इकाई होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समय इनवर्स। आपका अगला सवाल है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग इतना हो तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो इसका जब कोटि निकालेंगे तो इसका कोटि 3 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे a का पावर 2 दिया हुआ है, इसका पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 2 प्लस 1 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे अभी उतना जगह नहीं है इसलिए हम नहीं बताए हैं, लेकिन इसका कोटि निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन है ए ताप पर, बी दाब पर, सी अभिकारकों की सांद्रता पर, डी सक्रियण ऊर्जा पर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिकारकों की सांद्रता पर। आपका अगला सवाल है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर। ऑप्शन है ए निश्चित होती है, बी समय के साथ घटती है, सी समय के साथ बढ़ती है, डी कभी घटती है कभी बढ़ती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निश्चित होती है। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है। आपका अगला सवाल है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। आपका अगला सवाल है, दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के की इकाई होती है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसी तरीके से आपका 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। ये केमिस्ट्री का था। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा रोज़ाना ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI है, इसलिए आप इसको मिस मत कीजिएगा, याद ही कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिल लेंगे ऐसे ही सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।